Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, लास्ट क्लास में हमने किंगडम एनिमेलिया को कंप्लीट किया। हमने किंगडम एनिमेलिया में जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, फाइलम्स और क्लास लेवल तक रीड किया। हमने नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को रीड किया, उनकी सारी क्लासिफिकेशन, उनके ऑर्डर लेवल तक, उनकी क्लास लेवल तक, उनके एग्जाम्पल्स, वो सब हमने रीड किया। ठीक है, तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, यूनिट 5। यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक, उसमें यूनिट नंबर 5 जो है दैट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। वी हैव कंप्लीटेड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने एक पार्ट ऐसे ही रखा था उस वक्त, दैट वाज बायोमॉलिक्यूल्स, वो मैं लेटर ऑन ले लूंगा इंशाल्लाह। और हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट किया है। अब एक बड़ा सा यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने पहली बार स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी से, यानी हमने जब पहली बार स्टार्ट किया था जूलॉजी क्लास, दैट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो सेल्स है, एक पर्टिकुलर जो एक ऑर्गन सेल्स है, ये यूनाइट होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज यूनाइट होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स यूनाइट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑर्गेनिज्म। क्या अगर आपको याद होगा उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल जो है, ये बना है ऑर्गन सिस्टम्स का, और जो ऑर्गन सिस्टम है वो बना है ऑर्गन्स का, और जो ऑर्गन्स है वो बने हैं टिश्यूज के, और जो टिश्यूज है वो बने हैं सेल्स के। ठीक है, फिर हमने पूरे सेल को स्टडी किया। हमने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज है उनको रीड किया, उनके फंक्शंस को स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर को रीड किया। उसके बाद हमने सेल साइकिल यानी कि सेल क्लासिफिकेशन, सेल डिवीजन को स्टडी किया। फिर हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को। हमने स्टडी किया कि जो एनिमल के जनरल कैरेक्टर्स है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनको हमने रीड किया। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स में जो नॉन कॉर्डेटा है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्टेब्रेटा, वो कौन कौन से, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हमने कॉर्डेटा में कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, फिर उनकी क्लासिफिकेशन, उनके एग्जांपल्स को रीड किया। ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन जो आज का यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से नीट में ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका बेसिक टच आप लोगों को ऑलरेडी है, बिकॉज आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहां हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेंगे और देखेंगे और फंक्शनल स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला यूनिट है दैट्स यूनिट 16, यानी कि चैप्टर नंबर 16, यूनिट 5 है, और आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 16 है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड यानी कि जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम बाकायदा स्कीमेटिकली जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से उससे हम चल रहे हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है यूनिट 5 का, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है डाइजेशन एंड क्या होता है एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, जब भी हम फूड खाते हैं, ये जो फूड होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लार्जर फॉर्म में होता है, ये अनडिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है। तो पहले हमें इस फूड को छोटे छोटे पीसेस करने हैं, क्योंकि जब हम इस फूड को ले लेंगे माउथ के अंदर, वी हैव टू एंश्योर आवरसेल्व्स कि ये फूड हमारे माउथ में पहुंचना चाहिए, और उसके बाद माउथ के अंदर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसके अंदर इजीली पास ऑन होना चाहिए। अब अगर हमने कोई ऐसा रॉ फूड खा लिया, अगर हमने ऐसा कोई फूड लिया जो लार्जर फॉर्म में होगा, वो अटक जाएगा हमारे गले में, और शायद इससे डेथ भी हो सकती है वक्त पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले जो फूड लेते हैं उस फूड को हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ टीथ और जो फीडिंग ऑर्गन्स हम उससे ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। सपोज हम एक राइस, जब हम खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल जो है जब हम मुंह में डालते हैं तो हम चावल के छोटे छोटे पीस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसी तरह जब हम एप्पल खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, या कोई वेजिटेबल खाते हैं, कैरेट लेते हैं, या फर्जर कोकम्बर खाते हैं, तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, यानी हम माउथ में छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और उसके बाद उसको स्वेलो करते हैं। तो स्वेलो करने के बाद वो पास ऑन होता है एलिमेंट्री कैनाल से, स्टमक में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां उसकी डाइजेशन होती है, और डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद जब वो फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके जो मोनोमर्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और ब्लड में वो फिर पास ऑन होते हैं हर एक सेल में। लेकिन इसमें कोई फूड ऐसा भी होता है, कोई चीज ऐसा भी होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं जो बिल्कुल वेस्ट होता है, जिससे कोई एनर्जी यील्ड नहीं होती है, दैट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। तो दैट मीन्स
ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, इसमें हमने क्या लिया? पहले हमने फूड को इनहेल किया, इनटेक किया, सॉरी, हमने जब फूड को लिया माउथ के अंदर, दैट्स इंजेक्शन। उसके बाद हमने इस फूड को चिव किया, मैस्टिकेट किया, दैट्स मैस्टिकेशन। उसके बाद हमने फूड को स्वैलो किया, डिग्लूटिनेशन या स्वैलोइंग। उसके बाद फूड की हो गई डाइजेशन। उसके बाद फूड की हो गई एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, दैट्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड जो है ये पास ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइस खाते हैं, राइस में स्टार्च होता है, स्टार्च में होता है स्टार्च बना है ग्लूकोज का, जैसे पॉलीसेकेराइड। इस तरह हम जब मीट खाते हैं, मीट में प्रोटीन होता है या फैट होता है, तो दैट में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हम इनको डाइजेस्ट करते हैं मैकेनिकली और केमिकली भी, और उसके बाद इनसे प्रोड्यूस होते हैं इनके मोनोमर्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। ये जो मोनोमर्स है ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, और ब्लड से ये पास ऑन होते हैं हर एक सेल के अंदर, और सेल में ये कंज्यूम होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जो चीज हमारी बॉडी ने कंज्यूम नहीं किया, जो चीज हमारी बॉडी ने यूज नहीं किया, दैट्स थ्रोन आउट एज अ फीसिस, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। सो ये है होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स इंजेक्शन। कैसे होती है इंजेक्शन? उसके बाद मैस्टिकेशन, कैसे होती है मैस्टिकेशन? उसके बाद डिग्लूटिनेशन, कैसे होती है? उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इंजेक्शन। ये सारा कुछ आता है हमारे इस चैप्टर में, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस चीज का बना है। मैंने आपको कहा एलिमेंट्री कैनाल है। क्या एलिमेंट्री कैनाल? क्या है माउथ? क्या है माउथ कैविटी? इस माउथ कैविटी के अंदर क्या है? कौन हेल्प करता है हमें डाइजेशन में? कौन हेल्प करता है मैस्टिकेशन में? किस तरह हम स्वेलो करते हैं? किस तरह ये फूड पहुंचता है स्टोमक में? किस तरह स्टोमक में चर्निंग होती है? किस तरह स्टोमक में केमिकल डाइजेशन होती है? उसके बाद जब ये फूड पहुंचता है ड्यूडेनम में, किस तरह उस पे एंजाइम्स अटैक करता है? ड्यूडेनम से कैसे पास ऑन होते हैं जेजुनम, इलियम, देन लार्ज इंटेस्टाइन। किस तरीके से जब कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट्स थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ये सब कुछ आता है डाइजेशन में। तो हम डाइजेशन में समझेंगे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसका, हम कह सकते हैं फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है, तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल में पास ऑन होता है। तो हमें स्टडी करना है एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। हमें देखना है कि एलिमेंट्री कैनाल, या हमें जो देखना है डाइजेस्टम किस चीज का बना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम इनकी फिजियोलॉजी यानी कि इनकी फंक्शंस को रीड करेंगे। ठीक है, ये आता है हमारे इस यूनिट में, इसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम पहले स्टार्ट करेंगे कि मैंने आपको बोला जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं, यानी कि जब हम फूड लेते हैं माउथ में, उसके बाद उस फूड की डाइजेशन होती है, उसके बाद उस फूड से प्रोड्यूस होता है एनर्जी। यानी कि क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि एक्चुअली एनर्जी कहां पे है। सपोज अगर हम कहते हैं कि हम प्रोड्यूस, हमें देखिए सिंपल सी बात यह है, अक्सर हम कभी कहते हैं मुझे भूख लगी, या हमारे घर में बच्चे कहते हैं भूख लगी। तो जब भूख लगती है तो हम इसके लिए क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, राइस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जूस लेते हैं, पानी लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। आज आपको पता ही है मौसम कभी ऐसा है, इंसान का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, कोई डायरिया होता है, हम उसको ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम, यानी कि हम उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। या आज का जब प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है हम जूस लेते हैं। दैट मीन्स ये जूस लेना, फूड लेना, हमें पता है इनके अंदर एनर्जी है। तो हमारा मकसद है इस फूड से एनर्जी लेना, एनर्जी चुराना, एनर्जी डिराइव करना। तो इसके लिए डाइजेशन करना है। लेकिन सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर फूड से हमें एनर्जी मिलती है क्या ये फूड? कौन सा है फूड? किसको हम कहेंगे फूड? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरिया हो गया, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे जाए आप खाना खाओ, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे जाओ मीट खाओ, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे जब फैट्स खाओ, क्योंकि जब तक वो फूड खाएगा उसके इंटेस्टाइन में इंफेक्शन है, तो फूड लेने से, सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड लेने से उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, तो दैट मींस ये फूड लॉस होगा। इसके लिए हमें इंश्योर करना है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि हमें इसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करना है। तो हम क्या देते हैं? हम इसको फुल इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, हम इसको वाटर देते हैं, हम इसको जूस देते हैं। वहां पे हमें सॉलिड फॉर्म में फूड नहीं देना है। सो दैट मीन्स जब हम फूड लेते हैं, हमें पता है इस फूड के अंदर एनर्जी है, तो वी हैव टू सिलेक्ट द फूड। हमें
देखना है कि फूड लेना। कभी कोई बंदे को देखे वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाता है, फैट नहीं खाता है, फैट खाता है तो प्रोटीन नहीं खाता है, प्रोटीन खाता है तो फैट नहीं खाता है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा फूड है ये आखिर किस चीज का बना है और हमें ये क्या सोच के लेना है, क्या समझ के लेना है, क्या हमारा फूड में सारे कंपोनेंट होने चाहिए कि नहीं। तो दैट मीन्स इफ वी स्टार्ट फर्स्ट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले वी शुड एंश्योर, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज को खाते हैं, हमें क्या खाना क्या है, हमें किससे एनर्जी लेनी है। तो दैट मीन्स हमें फूड लेना है, क्योंकि जब आप फूड लेते हो माउथ के अंदर तब उस फूड की क्या होती है, डाइजेशन। यानी कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि फूड क्या है और हमें किस फूड, देखिए ग्रास वो भी एक फूड है। तो आपको फूड सिलेक्ट करना है और फूड वही होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो आपको एंश्योर करेगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या देगा, एनर्जी देगा। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे फूड, क्योंकि जो चीज यानी कि जो फूड हम खाएंगे इस पर्पस के लिए कि दैट इट विल प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, यानी कि ये हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, बॉडी की डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करेगा। यानी कि जब हम फूड खाते हैं हमें ये पता है कि ये हमें एक तो एनर्जी देगा, उस एनर्जी की मदद से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, और इतना ही नहीं हमारी बॉडी की डेवलपमेंट भी होगी, ग्रोथ होगी। तो दैट मीन जो भी फूड खाते हैं ये हम इस पर्पस के लिए खाते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रिशन। तो दैट मीन जब हमारा पहला आज का क्लास है वी स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन को रीड करेंगे, न्यूट्रिशन के टाइप्स को रीड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है हमारे न्यूट्रिशन में जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी न्यूट्रिशन, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। सो न्यूट्रिशन क्या है, सिंपली जो खाना आप लोग खाते हो, जो खाना आप लोग खाते हो इस पर्पस के लिए कि इट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड डेवलप, यानी कि इससे आपके बॉडी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन यानी कि यूज ऑफ फूड for growth and development, यानी कि आप लोग खाना किस लिए खाते हो, ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी और बॉडी की क्या होगी, डेवलपमेंट। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रिशन इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये 7 टाइप्स के हैं। वी विल क्लासिफाई द न्यूट्रिशन। इसके 7 टाइप्स है, हम इसको 2 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। न्यूट्रिएंट्स के 7 टाइप्स है, हमारी फूड में 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको लार्जर फॉर्म में चाहिए, मोर देन 100 मिलीग्राम्स पर डे, 100 मिलीग्राम्स पर डे। यानी कि जब आपको कोई ऐसा चीज चाहिए मोर देन 100 मिलीग्राम्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लार्जर फॉर्म में आपको चाहिए, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो आपको लेस क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो वो यहां मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज। स्मॉलर क्वांटिटीज यानी कि जो आपको चाहे लार्जर फॉर्म में, लार्जर क्वांटिटीज में, उसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो आपको चाहे स्मॉलर क्वांटिटीज में, उसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ना ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये 5 कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स, उसके बाद
प्रोटीन्स, उसके बाद फाइबर्स जिन्हें बोलते हैं रफेज, उसके बाद वाटर। ठीक है, ये 5। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, वाटर। ऑल्दो जो फाइबर है हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हमें चाहिए। क्यों, ये मैं आगे बोलूंगा। वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन पानी हमें चाहिए। पानी के बगैर हम तो जिंदा ही नहीं। 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो पानी आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स पानी की वजह से एक्टिवेट होता है, बहुत सारे बॉन्ड्स डिसोशिएट होता है वाटर की वजह से, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है विद वाटर। यानी कि वाटर के बगैर एक सेल, एक ऑर्गेनल या एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 है, एक है मिनरल्स और दूसरा है विटामिन्स। डियर स्टूडेंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एटसेट्रा, दीज आर द एलिमेंट्स। ये आपको हर दिन आपके खाने में होना चाहिए, लेकिन इन द ट्रेस फॉर्म। ना ये ज्यादा होने चाहिए, ना ये कम होने चाहिए। ज्यादा होंगे इट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक, कम होंगे ये आपको प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा होंगे इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर वी पीपल, अगर ये कम होंगे ये प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरह विटामिन, ज्यादा होगी हाइपरविटामिनोसिस, कम होगी हाइपोविटामिनोसिस। दैट मीन्स मिनरल और विटामिन ये तो हर दिन हमारे खाने में चाहिए, लेकिन ट्रेस अमाउंट में, स्मॉलर क्वांटिटीज में। इसी तरह ये 5 कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर हर दिन होने चाहिए, लेकिन लार्जर फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये वो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंसेस। एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस, क्योंकि इनके बॉन्ड्स में छुपी हुई होती है एनर्जी। When we dissociate that bond, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, फैट्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को जब हम ब्रेक करते हैं उससे लिबरेट होती है एनर्जी, उससे रिलीज होती है एनर्जी। वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और जो हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी व्हेनेवर वी रिक्वायर। सो दैट मींस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन्हें हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस। लेकिन जो फाइबर है, फाइबर ऑल्दो हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन इट्स मस्ट फॉर डाइजेशन। ये हमारी डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बाउल मूवमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वाटर तो मैंने आपको पहले बोला, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर। तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे फाइबर। मैं यहीं पे लिखूंगा फाइबर, फाइबर्स। ध्यान से देखिए, जो फाइबर है इन्हें दूसरा नाम हम देते हैं रफेज। जैसे आजकल आप लोग सैलड लेते हो, आप ककुम्बर लेते हो, कैरेट लेते हो, ठीक है, मूली लेते हो, आप लोग जो ये लेते हो ये आपको एनर्जी नहीं देते, बट यू टेक इट अलॉन्ग विद योर फूड ओनली बिकॉज ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इनमें हाई कंटेंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, इनमें हाई कंटेंट ऑफ सेलुलोज होता है। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ही रफ फॉर्म होते हैं। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हेल्प करते हैं डाइजेशन में, यानी कि हमारा स्टोमक जो है वो डाइजेस्ट करता है फूड को, लेकिन उस फूड की जो डाइजेशन है ये रफेज इंक्रीज करते हैं, यानी कि रेट ऑफ डाइजेशन इंक्रीज करते हैं रफेज। ये इजी मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आपने देखा भी होगा, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर रीड करेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जैसे हमारे इंटेस्टीन है, वो इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होते हैं, नैरो ट्यूब्स होते हैं, फूड शुड इजीली पास ऑन। तो इसके लिए ये रफेज है, ये इजी मूवमेंट करता है किसका, फूड का। और इतना ही नहीं, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसे प्रोटेक्ट करता है। So that means ये क्या करते हैं, help us in digestion, help us in digestion, prevents
कॉन्स्टिपेशन, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रोटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, बाउल मूवमेंट्स, इजी बाउल मूवमेंट्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती है, बाउल मूवमेंट्स होती है, वो इजीली होते हैं। इसके लिए फाइबर हमारे खाने में होने, न ये ज्यादा होने चाहिए न ये कम, क्योंकि अगर ये ज्यादा होंगे फिर इन फाइबर्स को कौन डाइजेस्ट करेगा। जैसे अगर हम मूली ज्यादा खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल, उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, और इससे क्या होता है, उल्टा नुकसान होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। सो आपको फाइबर्स लेने हैं इस पर्पस के लिए, इट प्रोवाइड्स, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, नाउ ये जो एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस, यानी कि ये वो सबस्टेंस है जो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी। सपोज इसमें हमने 3 लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। इनमें छुपी होती है एनर्जी, ठीक है, इनमें छुपी होती है एनर्जी, और हमें उस एनर्जी को निकालना है, बॉडी के अंदर एटीपी फॉर्म में स्टोर करना है, और जब हमें चाहिए दैट वी कैन यूज दैट एनर्जी। एक ह्यूमन मेल जो होता है उसे पर डे 2600 कैलोरी चाहिए, 2600 कैलोरीज पर डे एनर्जी चाहिए, किसे, एक ह्यूमन मेल को। So a human male requires 2600 calories per day. 2600 calories per day किसको चाहिए, एक ह्यूमन मेल को। इसी तरह जो ह्यूमन फीमेल है उसे चाहिए 2200 कैलोरीज, 2200। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट करना है। A human male requires 2600 calories per day and a human female requires 2200 calories per day. तो हर दिन उन्हें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर इससे कम होगी, व्हाट विल हैपन, इससे हमारे बॉडी के अंदर गड़बड़ हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने पढ़ा भी होगा, जब 1 ग्राम, आई विल राइट इट हियर, यहां मैं एक टर्म लिखता हूं, कैलोरिफिक वैल्यू, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैलोरिफिक वैल्यू। क्या होता है कैलोरिफिक वैल्यू? I will not write the definition here. When we burn 1 gram of substance, say suppose carbohydrate, protein or प्रोटीन्स और फैट्स, जब हम 1 ग्राम सबस्टेंस या जो फ्यूल होता है, जो फूड होता है, जब हम इस 1 ग्राम फूड को या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को, 1 ग्राम फैट को या 1 ग्राम प्रोटीन को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे इन बॉम कैलोरीमीटर, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू. Go, what's the calorific value? The amount of heat. पूरे इस सिंस मार्च से जो वीडियोस लेक्चर्स में बनाता गया, एक मेन डिफिकल्टी जो मुझे हुई, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड. अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश की थी बड़ा बोर्ड ढूंढने की, यहाँ मिला नहीं. मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो लॉकडाउन था जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया, तो ये सबसे प्रॉब्लम होती है. The amount of heat liberated कब, when 1 gram of substance burns. कहां पे burns होगा? In a bomb calorimeter. एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब 1 ग्राम सबस्टेंस बर्न होगा तो जो हीट वो लिबरेट करेगा उसे हम बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू. एग्जांपल के तौर पर जैसे कार्बोहाइड्रेट में लिखता हूं, यहां पे ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके टेक्स्ट बुक के वैल्यूज है, मैंने किसी और बुक के वैल्यूज नहीं दिए, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में यू हैव टू ऑलवेज मेंशन द वैल्यूज ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. जो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो है दैट्स 4.1 किलो कैलोरी, यानी कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा,
इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो हमें कितनी एनर्जी देगा? 4.1 किलो कैलोरीज। यानी कि 4.1 किलो कैलोरीज हीट, मैं बात यहां पे एनर्जी नहीं कर रहा हूं, हीट लिबरेट करेगा कौन? जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा। सिंपल टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू कैन इजिली राइट 4.1 किलो कैलोरीज। इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स का लिखेंगे, दैट्स 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। इसी तरह अगर हम फैट का, सबसे ज्यादा फैट का है, दैट्स 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 9.5 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 9.5 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो हमने क्या देखा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा तो 4.1 किलो कैलोरीज, अगर प्रोटीन का 1 ग्राम बर्न होगा तो 5.65 किलो कैलोरीज, अगर फैट का 1 ग्राम बर्न होगा तो 9.5 किलो कैलोरीज। तो व्हेन वी कंपेयर दीज थ्री, हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू किस है? फैट को, उसके बाद प्रोटीन को, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन यहां पे जो पॉइंट, क्योंकि अक्सर यहां पे कंफ्यूजन होता है, हर एक को पता है हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू फैट को है, और लोगों को लगता है शायद बॉडी में पहले फैट ही कंज्यूम होगा। नहीं, ऑल्दो ये तीनों चीज होने के बावजूद, सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू फैट्स को होने के बावजूद, जो पहले बॉडी यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट को। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूं, या कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बॉडी पहले किससे यूज करती है? बॉडी पहले यूज करती है कार्बोहाइड्रेट को। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट की जो हम कह सकते हैं कैलोरिफिक वैल्यू कम है, लेकिन यूज पहले इसी को किया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स को, उसके बाद फैट्स को। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यानी कि पहले यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद यूज किया जाता है प्रोटीन्स को, और उसके बाद यूज किया जाता है फैट्स को। ये था कैलोरिफिक वैल्यू। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा क्या होता है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल वैल्यू, व्हाट इज दैट फिजियोलॉजिकल वैल्यू? यानी कि बॉडी के अंदर जब हम यही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज करेंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है 4.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम। यहां मैंने कहा जब 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट बर्न करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट लिबरेट करेगा। लेकिन बॉडी के अंदर जब यही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा, ये तो कहां पे था? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। लेकिन बॉडी के अंदर जब इसी कार्बोहाइड्रेट को हम बर्न करेंगे या ऑक्सीडाइज करेंगे, ये कितना देता है? 4.0 किलो कैलोरीज। यहां कितना था? 4.1। 0.1 एनर्जी कहां गई? दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट लॉस नहीं होती, जो वो एक क्लोज्ड हम कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमने क्या रखा है? हमने कार्बोहाइड्रेट रखा है जिसने प्रोड्यूस की एनर्जी। वहां पे हीट तो लॉस नहीं हुई, लेकिन यहां पे जब हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज करवाया कार्बोहाइड्रेट को, इतनी हमें लिबरेट हो गई एनर्जी, और जो बाकी अमाउंट है वो लॉस हो गए इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट बहुत मिनिमम लॉस होती है। इसी तरह अगर प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन का कैलोरिफिक वैल्यू क्या था? 5.65। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए, प्रोटीन का जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है दैट्स 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम किसका है? प्रोटीन्स का। अब वहीं पे अगर हम फैट्स को देखते हैं तो फैट्स का कितना है? 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब जरा तीनों चीजों को आप ध्यान से देखिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एज फार एज कार्बोहाइड्रेट इज कंसर्न्ड। देखिए, प्रोटीन का कैलोरिफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर में 5.65 है, और 4.1 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होता है एनर्जी इन अवर बॉडी। तो बचा कितना? बचा ऑलमोस्ट 1.64,
तो 1.64 किलो कैलोरीज पर ग्राम किसका, प्रोटीन का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जरा फैट्स को देखिए, फैट्स का था 9.5 किलो कैलोरीज, है कितना 9.0 किलो कैलोरीज, दैट मींस 0.5 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इसका क्या था, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी utilized, the amount of energy liberated when 1 gram of carbohydrate or 1 gram of protein or 1 gram of fat is oxidized। कहां पे, inside our body, हमारी बॉडी के अंदर, inside in our body oxidize होता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो रेस्ट है, वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां पे आपको एक पॉइंट जो है याद रखना होगा, कैलोरिफिक वैल्यू, calorific value is greater than physiological value. This is very important. Calorific value हमेशा greater than होता है किससे, physiological value. So you have to, ये तीनों सारे points important है। So calorific value is greater than physiological value. That was all about ये हमने किसकी बात की, हमने यहां पे बात की एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स की। वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो हमने पहले स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से। 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें पहले आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन्हें बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग सबस्टेंस। उसके बाद ये फाइबर्स, फाइबर्स हमें एनर्जी तो नहीं देता है, बट दे हेल्प अस इन डाइजेशन, बाउल मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और उसके बाद वाटर, वाटर हमें डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 75% सेल का वॉल्यूम या बॉडी का वॉल्यूम पानी का है, और पानी इज मस्ट फॉर वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस या वेरियस बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका बॉन्ड टूटता है बाय वाटर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि ये किस चीज के बने हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, वी विल रीड इट इन बायोमॉलिक्यूल, जो मैंने आपको पेंडिंग रखा है। तो जैसे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट ये 3 तरह के हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने हैं, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने हैं। वी विल रीड डिटेल में इनका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट कहां पर, बायोमॉलिक्यूल्स में इंशाअल्लाह। तो अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मिनरल्स और विटामिन आते हैं। तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इससे पहले हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, नाउ वी विल सी द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए नाम से ही पता चलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट के पर्सपेक्टिव हिसाब से, और ये बहुत इजी भी है, क्योंकि लोअर क्लास में हमने ये सब पढ़ा है। माइक्रो यानी कि ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में हर दिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खाओगे फिर नहीं खाओगे। वी रिक्वायर दीज अमाउंट्स, दीज सबस्टेंस इन स्मॉल ट्रेसेस बट ऑन डेली बेस, ठीक है। और एक और चीज है, इन्हें हम बोलते हैं प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। अगर हम इनको हर दिन नहीं खाएंगे, या अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होगी, या अगर ये ओवर एक्सेस हो गया हमारे बॉडी में, इससे हमारी बॉडी में डिजीज हो सकते हैं। दे कैन इंटरफेयर इन आवर बेसिक मेटाबॉलिज्म। तो दैट मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस बट इन स्मॉल अमाउंट। यानी कि हमें ये क्या चाहिए, हर दिन चाहिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और कैन प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाते हैं, किससे, कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमारे बीमारियों से बचाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में देखिए कैसे बीमारी, ये बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज से नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे हर दिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, हमारे सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। तो हमारे सेल्स के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये उन एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकता। आई विल शो जस्ट सिंपल, समझिए ये एक एंजाइम है,
और ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। ये एंजाइम इस पार्ट के बगैर इनकम्प्लीट है। तो दैट मीन्स अब ये कंप्लीट हो गया। अब अगर इस एंजाइम से हम ये नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो स्मॉल पार्ट है, रिमूव करेंगे, ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं करेगा। अब जब एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, इससे हमारे बॉडी के एक्टिविटीज पे असर पड़ेगा। इसीलिए अब क्या होता है, ये जो एंजाइम है इसके साथ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मस्ट है। न ये ज्यादा होना चाहिए न ये कम होना चाहिए। ज्यादा होगा एंजाइम को इनएक्टिव करेगा, कम होगा एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें हर दिन चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये हमें डेली बेस पे चाहिए। अब अगर ये हमारे बॉडी में कम हो गई, इससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स हो सकता है, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे असर पड़ेगा, जिससे हमारी बॉडी में डिजीज हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज, यानी कि हमें किसी चीज की कमी है। सपोज हम एक सिंपल सी बात करेंगे आयरन की। आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयरन के बगैर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे। जब आरबीसी नहीं होगा तो ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमें एनीमिया हो सकता है। और इतना ही नहीं, हमें जो हमें सफोकेशन होगी, यानी कि हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में, साइनोसिस हो सकता है। तो इसलिए आयरन इज मस्ट। अगर हमारे बॉडी में आयरन कम हो गया, इससे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इफेक्ट पड़ेगा, और इससे हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो सकती है। इसी तरह कैल्शियम मस्ट है फॉर बोन्स एंड टीथ। फॉर अब ये कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो बोन्स फ्रेजाइल बनेंगे, वीक होंगे, टीथ कमजोर होंगे, तो इससे हमारी बॉडी पे असर पड़ सकता है। तो दैट मीन्स ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमें बचाते हैं, किनसे, डिजीज से। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स। प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। वी क्लासिफाई देम इनटू टू पार्ट्स। एक है मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स, जिस तरह अभी हमने कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरह मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पहले हम लेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में एज कंपेयर टू दीज माइक्रो ज्यादा है, यानी कि ये हमारे बॉडी में 100 मिलीग्राम से ज्यादा होंगे, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। ये 100 मिलीग्राम से हमारे बॉडी में क्या होने चाहिए, ज्यादा। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इन्हें हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। ये हमें ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 100 मिलीग्राम। उसके बाद आता है माइक्रो एलिमेंट्स। जो माइक्रो एलिमेंट्स है ये हमें लेस देन 100 मिलीग्राम होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डे। लेस देन यानी कि 100 मिलीग्राम से कम हमें बॉडी में चाहिए। कौन कौन है, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम। एक इसमें सेलेनियम, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। कौन कौन है, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम। एक और है, दैट्स आयोडीन, दैट इज आयोडीन। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स। सो ये थे मैक्रो एलिमेंट्स, ये थे माइक्रो एलिमेंट्स। एक पॉइंट यहां मैं भूल ही गया था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये दो तरह के हैं। आई विल राइट इट हियर। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये दो तरह के हैं। एक है मिनरल्स, एक है मिनरल्स और दूसरा है विटामिन्स।
हमें कहना भूल ही गया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं, मिनरल्स और विटामिन। और जो क्लासिफिकेशन यहां मैंने दी यह है किनकी, मिनरल्स। तो पहले हम क्या देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट। अब ये जो मिनरल्स है दो तरह के, माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे, माइक्रो एलिमेंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड आयोडीन। ठीक है, तो हम इन सारे एलिमेंट्स की थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं इनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस, हमें इनका डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें इनका देखना है कि कौन सा आयन या कौन सा एलिमेंट क्या रोल अदा करता है हमारे बॉडी के अंदर। सो वी हैव टू स्टडी देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। वी विल सी दिस वन बाय वन। तो पहले हम रीड करेंगे सोडियम से। आई विल रब इट। एक चीज याद रखना आप स्टूडेंट्स, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं इस वक्त। आपको पता ही है इस वक्त लॉकडाउन में आप लोग शायद कंफ्यूज भी होंगे, कुछ लोग इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होंगे, कुछ लोग ये देखेंगे चलो अभी हम एंजॉय करेंगे, देखते हैं बोर्ड क्या करेगा। बोर्ड को क्या करना होगा, लीव इट साइड, आप बोर्ड के लिए छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस साल यू आर इन 11th क्लास। माशाल्लाह, अब तो आपने सुना भी होगा, ये अभी रशिया से एक न्यूज आई है कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर तो वैक्सीन तो अवेलेबल होगा। अब लोगों को तो आदत भी डालनी है। लॉन्ग बैक जब HIV वर्ल्ड में आ गया तो लोगों ने उस वक्त कहा था, पहले लोग डरे थे, लेकिन ऐसा ऐसा लोग इस चीज से आदत बन गई। तो लोगों को पता है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द HIV और अदर डिजीज। तो कभी भी कोई भी वायरस, कभी भी कोई हम कह सकते हैं पैथोजन, एक ऐसी डिजीज ब्रोक आउट कर सकता है जिससे पूरा वर्ल्ड हम कह सकते हैं रुक सकता है। जिस तरह आज इस वायरस ने पिछले 7 महीनों से या 8 महीनों से दुनिया को लॉक करके रखा है, हिला के रखा है। सो इसी चीज पे रहना है। अब लॉकडाउन है, अब वायरस है, हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए वो है, डोंट। घर में पढ़ाई कीजिए। अब आपके पास 2G नेटवर्क है या 4G, यू कांट मेक इट एज एन एक्सक्यूज। अगर आप लोग जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जिन्हें कुछ न करने की आदत, वो इसको एक एक्सक्यूज बनाते हैं। तो जिन्हें कुछ करना है वो उनके पास जो अवेलेबल है वो उससे फायदा उठाते हैं। आप याद कीजिए बहुत लॉन्ग बैक टाइम व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट, नो दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एटसेट्रा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, तो लोग पढ़ते थे। यू डोंट रिमेंबर इब्राहिम लिंकन, वो कैसे पढ़ता था? उसने किसी से किताब लेने के लिए ही वर्क फॉर 3 days इन हिज हम कह सकते हैं उसके एग्रीकल्चर लैंड में। तो लोग पढ़ते हैं, लोगों ने कभी इसका एक्सक्यूज नहीं बनाया। पास्ट में भी ऐसा हुआ, मैं प्रेजेंट की बात करूं, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोग इसको एक्सक्यूज बनाओगे कि अब हमारे पास ये नहीं है, अब हमारे पास वो नहीं है, बफरिंग होती है नेट पे, ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, यू विल लॉस। बोर्ड ने आज आपके फॉर्म सबमिट करवाए, बोर्ड ने आपको एक लिंक दिया है कि आपको सबमिट करने फॉर्म। अब बोर्ड जब चाहे जिस वक्त चाहे एग्जाम तो वो कंडक्ट करेगा ही करेगा। चलिए उसने आपको 30% सिलेबस का डिडक्शन भी दिया, 50% सिलेबस का डिडक्शन भी दिया। मान लो अब आपने 11th क्वालिफाई भी किया, लेकिन जिस वक्त 1 साल के बाद यू विल बी इन द 12th, यानी कि 21 में यू विल बी इन द 12th, 22 में यू आर गोइंग टू अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन। उस वक्त यू जो नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो आपको कोई रियायत नहीं देगी कि आपको इस ईयर में लॉकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से आपको, ये आपको याद रखना है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको लगता होगा ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। यू कैन चेक योर नोट दिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आप चेक कर सकते हो। सो डोंट मेक लेम एक्सक्यूज। जो आपके पास है मेहनत कीजिए। ये एक इम्तिहान है, ये इम्तिहान है हमारा, नो डाउट ये टेस्ट है, नो डाउट सजा भी है लेकिन टेस्ट भी है साथ में। अल्लाह हमें देखना चाहता है, तो दैट मीन्स इसके एक्सक्यूज मत बनाइए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड डेफिनेटली अल्लाह उन्हीं के साथ है जो मेहनत करेंगे। अल्लाह उसके साथ नहीं है जो सिर्फ दिन भर खाता रहेगा, अब बस एंजॉय करेगा, मोबाइल फोन पे वॉच करेगा, वीडियोस, PUBG बाकी गेम्स खेलेगा, लेकिन यहां एक्सक्यूज बनाएगा कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है। पढ़ाई के लिए उसके पास एक्सक्यूज होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द चीज के उसके पास एक्सक्यूज नहीं होगा। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब एक नसीहत है मेरी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप पढ़ाते रहो, अपनी जो है
जो है टाइम डोंट वेस्ट इट, आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। बोर्ड को जब एग्जाम करना होगी आपको आपको ये कहना कि वी आर रेडी, ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो आपको मेहनत करनी ही करनी है। आपको जो एक्सक्यूज बनाएगा, ये तो स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस है, द नेचर विल एलिमिनेट इट। यानी कि जो आप में से रेडी नहीं होगा वो कल अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे ड्रॉप करना है, तो जो ड्रॉप करेगा वो 1 साल पीछे हो गया। अब जो यहाँ पे मेहनत करेगा वही आगे चलेगा, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वही आगे। और आगे जो वर्ल्ड है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेस्ट है। जो आप में से एक्सक्यूज बनाएंगे वो पीछे ही पीछे रहेंगे। They'll become slaves. Make sure. Now dear students, अब हम स्टार्ट करेंगे पहला, दैट सोडियम। मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं Na, सोडियम। याद होगा हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में, हर जगह हमने पढ़ा कि सोडियम की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले ये एक प्रिंसिपल आयन है, प्रिंसिपल cation in interstitial fluid, interstitial fluid, यानी कि सेल्स के बाहर। व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड? ये मेरे पास सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल। सेल्स के बाहर जो ये स्पेस है, जो ये फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें जो मेन कैटायन है वो है सोडियम, Na+2। ये पहला पॉइंट। दूसरा, यस, रोल अदा करता है in the conduction of nerve impulse, conduction of nerve impulse। जो हमारी बॉडी में इंपल्स है, या आगे आपको इसी यूनिट में पढ़ना है, नर्व इंपल्स, हार्ट जो है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एटसेट्रा, मसल कंट्रैक्शन, वहां पे पढ़ोगे। तो जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है वो सोडियम की वजह से होता है। तो इज अ प्रिंसिपल कैटायन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इतना ही नहीं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटेस्टाइन में जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है, या हमारे सेल्स में जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है, मैंने आपको पढ़ाया है सोडियम ओब्लिक ग्लूकोज सिंपोटर। ये आपको मैंने पढ़ाया है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की, उसमें सोडियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान है। यानी कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक प्रोटीन है इंटेस्टाइन में जिसमें सोडियम बहुत रोल अदा करता है। यानी कि इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस, ये जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम मस्ट है। और एक और चीज मैं यहां पे लिखूंगा, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मेंटेन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर मैं ये कहूंगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है तो इसी की वजह से होता है। उसके बाद है पोटेशियम की, पोटेशियम ये प्रिंसिपल कैटायन है साइटोप्लाज्म का, प्रिंसिपल कैटायन इन साइटोप्लाज्म। ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये भी रोल अदा करता है इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और आपको पता ही है एक पंप है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। यानी कि ये जो पंप है ये ऑपरेट होता है हमारी बॉडी में, एक्टिव पंप है, हमने पढ़ाया है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी पंप से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन होती है। व्हाट इज दैट? ये तो इस वक्त में, यानी कि जब हमारे सेल्स में चार्ज फ्लो होता है, जब हमारे सेल्स में करंट फ्लो होती है, उस करंट को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम मस्ट है। उसके बाद कैल्शियम, Ca2+, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम की 3 इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बोलूंगा। सबसे पहले नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स, यानी कि नर्व इंपल्स इसी की वजह से होती है। ब्लड कोगुलेट होता है, ये तो हमने ब्लड कोगुलेशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे क्लॉटिंग होती है। हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जिसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम भी है, उसके बगैर तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ब्लड कोगुलेशन, मसल कंट्रैक्शन होती है,
मसल कंट्रैक्शन होती है, मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम मस्ट है। एक और पॉइंट मैं आपको बोलूंगा बेटा, जो स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है। उसके बाद नाउ फॉस्फोरस, नाम सुना होगा फॉस्फेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 चीजों के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए, और हमारे जो डीएनए है और आरएनए है उसके लिए। और आपको पता ही होगा एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसमें फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, डीएनए में इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बोन्स और टीथ को मेंटेन करने के लिए फॉस्फेट है। और उसके बाद डीएनए और आरएनए, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। जो डीएनए आरएनए है ये बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी 3 चीजें हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेस है, उसमें पेंटोज शुगर है, और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉस्फेट आयन, डीएनए आरएनए और एटीपी। ठीक है, तो इनमें पाया जाता है फॉस्फेट। उसके बाद है मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नाम आपने सुना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और कहां पाया जाता है, अगर आपको याद होगा जो राइबोसोम के सब यूनिट से मैंने पढ़ाया है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को मिलाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, उसके लिए हमें चाहिए मैग्नीशियम। एक और है सल्फर। देखिए ये भी हमें बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। वी हैव गॉट ए 2 सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, एक है मीथियोनिन और दूसरा है सिस्टीन। तो मीथियोनिन एंड सिस्टीन क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग, यानी कि सल्फर कंटेनिंग, टोटल हमारे बॉडी में प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड जो है 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाते हैं, उसमें 2 है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, मीथियोनिन एंड सिस्टीन। याद रखिएगा जो यूकैरियोट्स है उनमें जब भी कोई प्रोटीन बनता है उसका पहला एमिनो एसिड मीथियोनिन होता है। दीज आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट। इवन इंसुलिन में ये सल्फर रोल अदा करता है, क्योंकि इंसुलिन में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इज इट क्लियर? सो हमने पढ़ा ये थे मैक्रो एलिमेंट्स, पहला सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। आई विल गिव द नंबर, पहला था सोडियम, दूसरा था पोटेशियम, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है फॉस्फोरस, फिफ्थ है मैग्नीशियम एंड सिक्स्थ है सल्फर। ये हमने मैक्रो एलिमेंट्स पढ़े, 6 मैक्रो एलिमेंट्स और उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि सोडियम प्रिंसिपल कैटायन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी सेल्स के बाद जो फ्लूइड है उसमें मेन आयन है सोडियम। ये नर्व इंपल्स, सोडियम ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम मेन कैटायन है साइटोप्लाज्म का, ये भी हेल्प करता है नर्व इंपल्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप का मेन आयन है। कैल्शियम नर्व इंपल्स, ब्लड कोगुलेशन, मसल कंट्रैक्शन, स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फॉस्फेट ये बोन्स और टीथ के लिए मस्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कैल्शियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बोन मॉडलिंग, यानी कि बोन और टीथ की जो मजबूती के लिए कैल्शियम मस्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो फॉस्फेट जो है बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, डीएनए और आरएनए के बनाने के लिए और एटीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल और राइबोसोम्स को बनाने के लिए। सल्फर जो है 2 सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के लिए इंपॉर्टेंट और इंसुलिन के लिए इंपॉर्टेंट। ये तो 6 माइक्रो एलिमेंट्स थे। इसके बाद हम देखेंगे इसके, ये तो मैक्रो एलिमेंट्स थे, अब हम देखेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। नाउ वी विल सी द माइक्रो एलिमेंट्स।
जो माइक्रो एलिमेंट्स है वो उनकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब 6 हमने देखे, अब हम 7th देखेंगे। 7th वन, उसमें हम देखेंगे आयरन। देखिए आयरन का नाम जब आता है दिमाग में तो हमें पहले याद क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लस मायोग्लोबिन। ये दोनों क्या है? पिगमेंट्स। हीमोग्लोबिन आरबीसी में रेड कलर है, और जो हमारे मसल सेल्स है उसमें होता है मायोग्लोबिन, ठीक है, उसमें है, यानी कि आयरन इज मस्ट फॉर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। और ये साइटोक्रोम्स बनाता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है साइटोक्रोम्स, ठीक है, तो ये साइटोक्रोम्स बनाता है। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का नाम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, शाबाश, थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। ये हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में। जो थायराइड हार्मोन्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा T3 एंड T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो उन थायराइड हार्मोन्स में जो T3 T4 है उनमें आयोडीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद जिंक, Zn 2 पॉजिटिव जिंक की बात करेंगे हम। जो जिंक है, देखिए जिंक जो है ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर, ये टर्म आपको याद रखनी है, कोफैक्टर। मैंने आपको अभी बोला, सपोज दिस इज एन एंजाइम, ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। सारे एंजाइम्स किस चीज के बने हैं? प्रोटीन्स के, एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा है राइबोसोम्स में। ये है मेरे पास, सपोज ये एक एंजाइम है जो सिर्फ किस चीज का बना है? प्रोटीन पार्ट का। इस एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मस्ट है, जो प्रोटीन का नहीं है लेकिन नॉन प्रोटीन, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। इसी कोफैक्टर की वजह से एंजाइम कंप्लीट होता है। तो यहां पे जो Zn2 पॉजिटिव है ये कोफैक्टर है। किस एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिसकी फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह ये CO2 और H2O को आरबीसी के अंदर मिलाता है, बनाता है H2CO3, और किस तरह H2CO3 डिसोशिएट होता है इनटू H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयन। ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नाउ 10th, अब हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन नेगेटिव, देखिए ये मेन आयन है, अंडरस्टैंड कीजिए टर्म, मेन एन आयन, मेन एन आयन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। मेन नेगेटिव चार्ज कहां पे? इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपको याद होगा सोडियम मेन कैट आयन, यानी कि मेन पॉजिटिव आयन था कहां पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। ये मेन एन आयन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। इसमें जो क्लोरीन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक में से निकलता है एसिड HCl, उसमें मेन रोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड, ये एसिड बेस बैलेंस रखता है, यानी एसिड और बेस को बैलेंस करता है क्लोरीन। एक प्रोटीन पंप हमें रीड करना है, हमारे रेस्पिरेटर में हम पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे। उसका नाम है क्लोरीन नेगेटिव बाइकार्बोनेट एंटीपोटर। एंटीपोटर यानी कि अगर हमें बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करना है यूरिन से, तो क्लोरीन को बाहर निकालना है। अब अगर बाइकार्बोनेट को रिलीज करना है यूरिन से, तो क्लोरीन को एब्सॉर्ब करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप है हमारे बॉडी में, स्पेशली इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इन एक्सक्रीशन। तो ये मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, आपको उसमें पता चलेगा क्लोरीन कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 11th,
कोबाल्ट, कोबाल्ट के मुताबिक एक पॉइंट याद रखिए, ये विटामिन B12 का मेन कंपोनेंट है। इट फॉर्म्स विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट एक मेन कोफैक्टर है, मेन आयन है, मेटल आयन। तो ये जो कोबाल्ट है ये किसके काम आता है? विटामिन B12 की बनाने के लिए। एंड विटामिन B12 इज मस्ट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी को मैच्योर करने के लिए विटामिन B12 मस्ट है। अब अगर आपके पास कोबाल्ट नहीं है तो विटामिन B12 नहीं बनेगा, विटामिन B12 नहीं है तो आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे, आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है। क्यों हो सकती है जॉन्डिस? क्योंकि आरबीसी की मौत 60 डेज के बाद ही होगी, विद इन 60 डेज आरबीसी की मौत होगी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होंगे। मैच्योर होंगे तो 120 डेज उनका लाइफ स्पैन बनेगा, जब वो मैच्योर नहीं होंगे तो 60 डेज उनका लाइफ स्पैन बनेगा, जिससे वो मर जाएंगे। और जब आरबीसी मर जाएंगे, आरबीसी का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी की मौत होती है। उस आरबीसी में हीम पार्ट है, हीम से बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवरिडीन, जो इंक्रीज होंगे और वो क्रिएट कर सकते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट, सेलेनियम। सेलेनियम, व्हाट इज दैट सेलेनियम? ध्यान से सुनिए, जो सेलेनियम है यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मस्ट है। इट प्लेज अ रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये फर्टाइलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टाइलिटी, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एजोस्पर्मिया होता है, या कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म्स की काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो जब स्पर्म का काउंट कम हो जाता है तो उनमें क्या होता है, उनमें असर पड़ सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, स्पर्म प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे, जिससे क्या होगा कि उनमें जो वो इनफर्टाइल होंगे, क्योंकि जब स्पर्म का काउंट कम रहेगा तो वो इनफर्टाइल होंगे। तो ये फर्टाइलिटी के लिए मस्ट है। और एक और चीज याद रखिए, सेलेनियम ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज दैट एंटीऑक्सीडेंट? हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये उनके खिलाफ है, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद 13th और 14th, एक है मैंगनीज और दूसरा है मॉलिब्डेनम। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, मैंगनीज एंड मॉलिब्डेनम। जो मैंगनीज और मॉलिब्डेनम ये कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैंगनीज के बारे में इतना बोलूंगा, ये क्लोरोप्लास्ट में यानी कि फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसमें बनाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, किसमें? आई विल राइट इट हियर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने पढ़ाया था क्लोरोफिल, यानी कि जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा तब मैंने बोला था। और जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे बॉटनी में तो वहां भी आपको ये पढ़ना है कि जो मैंगनीज है वेरी इंपॉर्टेंट मेटल आयन इन द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और जो ये मैंगनीज और मॉलिब्डेनम, ये दोनों क्या है? कोफैक्टर्स। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन जो फ्लोरीन है इट्स मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनामल। जो हमारे टीथ का अपर पार्ट है जिसे बोलते हैं इनामल, जो हार्डेस्ट सबस हमारे बॉडी का, जो व्हाइट कवरिंग देता है, व्हाइट शाइनिंग देता है टीथ को, तो वो इनामल बनाता है फ्लोरीन। और एक चीज याद रखिएगा, अगर फ्लोरीन ज्यादा हो गया इसे बोलते हैं फ्लोरोसिस। ये मैं यहां पे लिखूंगा फ्लोरोसिस, यानी कि एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। यानी कि अगर हमारे बॉडी में फ्लोरीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर हमारे बॉडी में क्या होगी, फ्लोरीन की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा होगी, इससे क्या होगा, इससे होती है फ्लोरोसिस। व्हाट इज द फ्लोरोसिस? जो शाइन है टीथ की वो खत्म हो जाती है,
mottling of teeth. I will write it here. Mottling of teeth. यानी कि टीथ की जो मॉटलिंग है, शाइन है, वो खत्म हो जाती है. वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. सो शाइन ऑफ टीथ इज रिमूव्ड बाय एक्सेस ऑफ फ्लोरीन. यानी कि अगर फ्लोरीन जो है ज्यादा हो गए तो इससे क्या हो सकता है, जो टीथ की जो शाइनेस है वो खत्म हो जाती है. एक और है 16th, दैट्स कॉपर. कॉपर जो है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हम कह सकते हैं साइटोक्रोम्स है, जो हमारे बॉडी में साइटोक्रोम्स है, या बहुत सारे पेरिफेरल प्रोटीन्स है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में या जो हमारी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट है. हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की. तो माइटोकॉन्ड्रिया में कॉपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके लिए ये बनाता है साइटोक्रोम्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, वहां पे कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है. किसमें? इन माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर. ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है क्योंकि इसमें एक क्षमता है, ये ऑक्सीडाइज भी होता है और ये रिड्यूस भी होता है. सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर. So by this we have completed the minerals. तो ये हमने 16 मिनरल्स को स्टडी किया था, जो हमने पढ़ा है कहां पे? इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के हेडिंग के अंडर. तो आज हमने क्या स्टार्ट किया? हमने पहला स्टार्ट किया, आज पहला क्लास, पहला वीडियो यूनिट 5 का ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया. चैप्टर नंबर 16 तो था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन. उसका पहला लेक्चर हमने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन से. हमने देखा न्यूट्रिशन क्या है. वो खाना जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने क्लासिफाई किए 2 क्लास में. एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट में इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर है जो हमें ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में रेगुलरली चाहिए. इन 5 में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इनको हम बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग कंपोनेंट्स, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी. इनके बॉन्ड्स में छुपी हुई है एनर्जी. उसके बाद हमने पढ़ा रफेज या फाइबर्स, जो हेल्प करते हैं, जो हमें एनर्जी तो नहीं देते बट दे हेल्प इन डाइजेशन, बाउल मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन से. ये जो एनर्जी यील्डिंग कंपोनेंट है, हमें हर दिन 2600 कैलोरीज या 2200 कैलोरीज चाहिए फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स रेस्पेक्टिवली. और हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी वैल्यू 4.1 किलो कैलोरीज है, प्रोटीन का 5.95 किलो कैलोरीज है, और जो फैट्स उनका है 9.5 किलो कैलोरीज. लेकिन अब ये तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट when 1 gram of them are oxidized inside the body, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू. हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का 4.0 किलो कैलोरीज, प्रोटीन का हमने देखा 4.1 किलो कैलोरीज, हमने फैट का देखा दैट्स 9.0 किलो कैलोरीज. रेस्ट ऑफ अमाउंट जो एनर्जी लॉस होती है वो होती है लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हमारी बॉडी में रहती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है. और कैलोरी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन फिजियोलॉजिकल वैल्यू. उसके बाद हमने रीड किए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखा ये स्मॉल अमाउंट में हर दिन हमें चाहिए. ये 2 तरह के, एक है विटामिन, दूसरा मिनरल्स. अगर हम इनको नहीं लेंगे इससे हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है, या हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से. ज्यादा खाएंगे तब भी डिजीज, कम खाएंगे तब भी डिजीज, या हमें इक्वल नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए. और हाँ, ये वैरी भी करेगा किसी पर्सन टू पर्सन. और उसके बाद हमने पहले उनको देखा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने पहले दिखा मिनरल्स 2 तरह के, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स. मैक्रो एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, सल्फर. ये 6 एलिमेंट्स हैं. ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मोर देन 100 मिलीग्राम. और इनके हमने बायोलॉजिकल फंक्शंस भी देखे. उसके बाद हमने बाकी जो हम कह सकते हैं 10 हम कह सकते हैं छोटे माइक्रो एलिमेंट्स पढ़े, जो हमें स्मॉल अमाउंट में लेस देन 100 मिलीग्राम हर दिन चाहिए. तो इनको हमने रीड किया. तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम विटामिन को रीड करेंगे. तो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.